हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, आज हम 67th बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए जो हम दृष्टि का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, उसमें हम तीसरे नंबर के टेस्ट सीरीज को आज हम करने जा रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा 150 प्रश्न ये पॉलिटी से रिलेटेड है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये टेस्ट सीरीज़ जो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो जो भी नए बच्चे अगर इस टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं, उनसे मैं एक अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि आप व्यूज़ पे कभी मत जाइएगा, आप अंदर के कंटेंट को देखिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ मित्रों, कि जो भी हम इस टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, बट हम उससे 200-300 प्रश्न और बनाएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं एक्चुअली मैंने आपको बताया ही था कि मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं काफ़ी अच्छे तरह से वीडियो बना पाऊँ, बट मैं आपके लिए एक प्रयास छोटा सा कर रहा हूँ। और मैं उसमें मतलब एक तरह से टैबलेट मैं लेने वाला हूँ, जिसमें मैं पेन के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से लिख करके पढ़ाऊँगा। तो जब तक मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तब तक मैं आपको जो भी इससे प्रश्न बनेंगे मैं उसे आपसे बोल दिया करूँगा, और आप उसे नोट कर लिया करिएगा। ठीक है। और बाकी आप इस वीडियो को फास्ट करके एक दो बार देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी 67 बीपीएससी प्री आप क्लियर करने के उम्मीद से एकदम मतलब कि एनर्जी फुल रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम देर न करते हुए आज हम इसी श्रृंखला में अपने दृष्टि के तीसरे नंबर टेस्ट सीरीज, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड 150 प्रश्न है, इसे हम करते हैं। अगर मित्रों आपको यूपी पीसीएस का सिलेबस देखना है, लेखपाल संबंधित वीडियो देखना है, कोई अन्य भी वीडियो देखना है, तो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा करके आप उसे देख लीजिए। उत्तराखंड रिलेटेड, पीसीएस से भी रिलेटेड वहाँ पे मैटर उपलब्ध है। ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप व्यूज पे कभी मत जाइएगा, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है मित्रों, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था, दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। चलिए ठीक है, ये तो हम इस क्वेश्चन को जान लिए। अब इससे रिलेटेड क्या क्या जो भी प्रश्न आ सकते हैं हम उसे जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लागू हुआ था। ठीक है, जो कि दल बदल से संबंधित था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन अगर आप देखेंगे तो 1976। ठीक है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा संशोधन इसी 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि जो हमारा 52वां संशोधन अधिनियम था, ये लागू कब हुआ, तो 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। चलिए, इतने प्रश्न यहाँ से बन रहे थे और हम लोगों ने देखा। और याद रखिएगा, एक प्रश्न और यहाँ है कि जो 42वां संविधान संशोधन में ही भारत के प्रस्तावना में संशोधन किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। मतलब कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न और पढ़ रहा हूं कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। तो मित्रों, याद रखिएगा आप कि मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार को अगर हम देखें तो इसे हम विशेष बहुमत से, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार मौलिक अधिकार को हम विशेष बहुमत से क्या करेंगे, संशोधित कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके। अच्छा चलिए देख लेते हैं, मौलिक अधिकार के अलावा और भी हम किस चीज़ को विशेष बहुमत से संशोधन करेंगे। जैसे आप देख लेंगे डीपीएसपी हो गया। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इस टॉपिक की बात। चलिए यहाँ देखते हैं अब राजभाषा जो है और जो 5वीं अनुसूची है, तो याद रखिएगा इसे हम साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। किससे, साधारण बहुमत के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा
चौथा प्रश्न जो कि फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मित्रों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपसे 42वां संविधान संशोधन के तहत। और आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि भाई 42वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को। ठीक है, लेकिन अब आप इसमें एक दो प्रश्न और जानिए कि ये किसकी कमेटी की सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा मित्रों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। किससे सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए अब इसमें नया प्रश्न और क्या बन सकता है उसे हम देख लेते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि जो आप देखेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य, ठीक है, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न और ये बनता है कि आपसे पूछेगा कि जब हमारा संविधान, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मित्रों आप उसका आंसर देंगे 0, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 आप करेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, तो उस समय कितने थे? तो उस समय थे 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, पहले तो 3 आप ये कैटेगराइज कर लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें एक और प्रश्न की जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया। तो यह 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या बात की गई थी, मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई थी। क्या करने की? शिक्षा उपलब्ध। चलिए यहाँ से हमारा ये प्रश्न बना जो भी हमारा बन सकता था। 5वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं मित्रों कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन करने की शक्ति है। मतलब कि विधान परिषद का किसी राज्य में सृजन कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो संसद कर सकता है, याद रखिएगा। एक्चुअली में इसमें होता यह है कि जिस राज्य को विधान परिषद की जरूरत है, उस राज्य की विधानसभा ये संसद के पास अपनी बात भेजती है और फिर संसद इसे सृजन करने की शक्ति रखता है। ठीक है ना, कि मतलब वो विधानसभा वो कहती है भाई मुझे विधान परिषद की जरूरत है। अभी आगे और भी इससे प्रश्न आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है, ये देखिए मित्रों क्या कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। तो याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल जय रामदास दौलत राम जी थे। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्यु दंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। तो याद रखिए यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ में इस चीज को माना गया था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं मित्रों। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न में ये देखिए कि नहीं दे रहा है। जब नहीं दे तो आप इसको क्या करेंगे, गोल कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न में लड़के हाय मार के चले आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी, नहीं पूछा है। चलिए, तो नहीं होगी मतलब तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक क्या होगा, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। और याद रखिएगा कि इसे 91वां अमेंडमेंट के तहत 2003 में ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 9वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए फिर नहीं आ गया, इसमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो अगर आप देखेंगे तो के.एम. मुंशी भी थे, सैयद सादुतुल्ला भी थे, टी.टी. कृष्णचारी भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो यही हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अब याद रखिए मित्रों कि हमारे प्रारूप समिति में टोटल अगर आप देखेंगे तो कितने सदस्य थे, तो यह 7 सदस्य हो जाएंगे कुल। ठीक है, अगर अध्यक्ष को लेकर के चले तो, और अध्यक्ष को छोड़ के चले तो 6 सदस्य हो जाएंगे।
दूसरा चीज, इसी प्रारूप समिति का कई अन्य नाम भी है, ड्राफ्ट समिति भी इसको कहते हैं, पांडुलिपि भी समिति कहते हैं, मतलब कई नामों से ये पूछा जाता है। और याद रखिएगा इस समिति की अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए 10वां नंबर प्रश्न हम चलते हैं मित्रों। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो मित्रों याद रखिएगा कि बिहार के विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है, मतलब कि 243 है। चलिए ये तो आप जान गए। चलिए इससे रिलेटेड और भी हम जान लेते हैं। याद रखिएगा कि जो 242 मतलब कि 242 सीट है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचित। एक जो सीट है ये एंग्लो इंडियन को होता है। और आप देखेंगे कि टोटल इसमें 38 सीट एससी के लिए है और 2 सीट एसटी के लिए है। तो टोटल मिला करके अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका जो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई? 243। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये जो एससी और एसटी वाला है ये अलग से नहीं है मित्रों, इसी 242 में शामिल है। ठीक है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। 242 और प्लस एक एंग्लो इंडियन 243 हो गया। ठीक है। चलिए और यहाँ से हमारा क्या प्रश्न बन सकता है उसे भी हम देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो हमारा बिहार का विधान परिषद है, बिहार का विधान परिषद, याद रखिएगा विधान परिषद की अगर हम बात कर लें तो इसमें की सीटें अगर हम देख लें तो टोटल 75 सीटें हैं, मतलब कि 75, और 12 सीटें जो हैं वो मनोनीत हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा राइटिंग मेरी खराब हो रही है, आप बस मेरी बातों को सुन लीजिएगा। कुछ दिनों की बस बात है, प्रयास कर रहा हूँ कलम आ जाए जिससे मैं लिख करके अच्छे से आपको बता सकूँ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अब हमारा जो 21 नंबर प्रश्न क्या का 21 नंबर पे आ गया क्या? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मित्रों ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ, क्षमा चाहता हूँ। हाँ 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता? देखिए नहीं कर सकता दिया है, मतलब कि याद रखिएगा कि अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, लोकसभा अध्यक्ष अगर हम देखें तो नहीं कर सकता, ये कर सकता है। ठीक है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष ये कर, देखिए नहीं 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 मित्रों, देखिए 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 ध्यान से उतर गया मुझे। ठीक है, एक मिनट। चलिए इसमें हम देखते हैं मित्रों, थोड़ा सा हमसे भी गलती हो गई, कंफ्यूज हो गए थे। देखिए थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता नहीं कर सकता, दे रहा है इसमें। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो उपरोक्त में से अगर हम देखें तो अधिक से मतलब ये जो आपका राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी लोग कर सकते हैं। बस राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, संसद का सदस्य है ही नहीं। ठीक है ना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि संयुक्त सदन की अध्यक्षता के बारे में। ठीक है। तो इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या सही होना चाहिए। आइए, अगर मान लीजिए कि लोक संसद की संयुक्त सदन का अध्यक्षता दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगर यह नहीं हो तो इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी जगह पे क्या कर सकता है, इसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगर चलिए लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है, और अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं हो तो संयुक्त बैठक में जो लोगों के द्वारा वहाँ चुना हुआ व्यक्ति होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन घुमाएगा, आप इसे कर ले जाइएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं मित्रों। कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके पद की शपथ दिलाता है। और याद रखिएगा अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उसी उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम मतलब कि वरिष्ठतम जो कि सबसे एजेड न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, इसे राज्यपाल को वो दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मित्रों? 13 नंबर प्रश्न से रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह क्या है?
सही है, याद रखिएगा। और जो ये सही नहीं पूछा है और बी जो है ये संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं, ये भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह संजय करोल जी हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं? तो याद रखिएगा मित्रों कि जो हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह हमारा भारतीयों के लिए उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है। लेकिन याद रख, चलिए यहाँ से अन्य प्रश्न क्या क्या पढ़ेंगे। विधि के समझ समानता दोनों के लिए है। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों के लिए है, मतलब कि भारतीय विदेशी दोनों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत अगर हम देखेंगे तो यह जो अस्पृश्यता का अंत है ये भी दोनों के लिए होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों हमारा कि किसी, एक मिनट थोड़ा सा मित्रों क्षमा चाहते हैं, कुछ गलतियां हो रही होंगी तो उसके लिए। किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा डी, दिनेश गोस्वामी समिति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो यह हमारे किस रूप में शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था? तो यह मुजफ्फरपुर था, याद रखिएगा। ठीक है, कौन था? मुजफ्फरपुर। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 12 नगर निगम बिहार में स्थित हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है अगर हम देखें मित्रों तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में निहित, मतलब कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती, मतलब कि संविधान के मूल ढांचे को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अगर आप ये देखें तो केशवानंद भारती 1973 में यह निर्णय दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मित्रों, चलिए हम देख लेते हैं जो कि हमारा 21 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो आपको मैंने पीछे ही बताया कि मूल कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों कि अगर हम देखें तो अगर आप स्वतंत्रता की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे इसमें मित्रों 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और उसमें कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, तो आगे हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर। ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब कि भाग 15। और इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 324 से 329 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, अब आगे जो दे दिया तो देखते हैं, तो जो क्या करेगा? ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। उसी दिन क्या करेंगे हम?
बजट को पेश करेंगे। और याद रखिएगा, बजट शब्द का कोई हमारे संविधान में ताल्लुक नहीं है, उसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चल ले। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये आप देखेंगे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए हम 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे मित्रों, तो हमारा ऑप्शन सी जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये सही हो जाएगा। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है, बाकी सब नहीं है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था। तो इसमें अगर हम देखेंगे मित्रों, तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। मतलब कि इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, मतलब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों लोगों को अविश्वास प्रस्ताव से ये लोग पराजित हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का अगर देखें तो यह 1990 में, एच.डी. देवगौड़ा जी का देखें तो यह 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखें तो 1999 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए, तो 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो। तो वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राष्ट्रपति के भी कंडीशन में यही आयु निर्धारण होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, इसे हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों, ये सही नहीं होगा, बाकी ऑप्शन सही है। मतलब कि ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, ये सही नहीं है। ये नकारात्मक नहीं, सकारात्मक मतलब प्रावधान आरोपित करते हैं। याद रखिएगा, राज्य चाहे तभी इसे लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। जैसे कि आप समान नागरिक संहिता में देख सकते हैं, केवल गोवा ने चाहा, गोवा ने लागू किया, बाकी किसी राज्य ने नहीं लागू किया। तो राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो कि 31 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि कौन से रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट है। तो इसे अगर हम देखेंगे तो अधिकार प्रेक्षा को हम बोलते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची मतलब कि अनुच्छेद या अनुसूची है जो स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है। तो अगर हम देखेंगे तो जो छठी अनुसूची है, ये स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता भी है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो धन विधेयक होता है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लोकसभा में ही केवल पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में बस 14 दिन के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा माने चाहे न माने, फिर ये ऑटोमेटिक पास हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति मिल चुकी रहती है। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहला कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 उल्लेखित करता है। चलिए सही है, अच्छी बात है। बी कह रहा है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, भी अच्छी बात है। सी कह रहा है इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। अच्छा, आगे कह रहा है डी, अब डी को भी पढ़ लेते हैं कि संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्यता का 1/10 भाग होता है। मतलब कि ए, बी और डी सही है, सी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और सही पूछा है तो इस नाते ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 1 से
अधिक। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है संसद के, तो यह शून्यकाल का, ठीक है ना, उल्लेख नहीं किया गया, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में जोड़ा गया। तो मित्रों इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी। तो इसमें देखेंगे तो आर्टिकल 74, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए या मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है और हम 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे सही, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, जैसे कि आप इससे टेस्ट सीरीज से समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक बार आप किताबों को पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे इसने पूछा कि महान्यायवादी के संबंध में इसमें से कौन सा कथन नहीं सही है। तो ऑप्शन बी नहीं सही है, वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे कि वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये भी सही होगा। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही होगा। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहाँ पे यह पंचायत की व्यवस्था का प्रावधान करता है। सबसे पहली बात यहाँ से आपका प्रश्न और बन जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायत को रखा गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर हम इसमें देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 294 सीट यहाँ की विधानसभा में है। और बिहार से आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए बिहार की विधानसभा को जानिए, पीछे आपको मैंने बताया था 243, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है, पूछ रहा है। तो कार्यपालिका का भाग विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता, बाकी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं जो कि हमारा 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये अधिकार परीक्षा की रीट को जारी किया जाता है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग
अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए कार्मिक मंत्रालय को क्या करता है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 49 नंबर प्रश्न है मित्रों कि बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया तो कब आया? वर्ष 1949 में आया था। ठीक है, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम देखें तो वरीयता के क्रम में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये सबसे सर्वोच्च स्थान पर होता है। ठीक है, और इसे एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि बिहार में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। बाकी कलम होता तो मैं अच्छे से आपको पूरा बता देता कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक ना, तो इसे आप किताब से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 38 सीटें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, चलिए हम 52 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। तो हमारा 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 163 के तहत किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा मित्रों कि बिहार में अगर हम देखें तो टोटल 38 जिले हैं और इस ऑप्शन में कहीं नहीं, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 38 जिले टोटल हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, चलिए देख लेते हैं 54 नंबर प्रश्न को। कहना चाह रहा है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा कि अगर हम देखें तो चलिए देख लेते हैं। इसे वर्ष 1952 में गठित किया गया, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। और इसे अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही। मतलब कि ऑप्शन ई सही है, मतलब कि एक से अधिक, मतलब पूरे के पूरे ऑप्शन सही हैं। चलिए हम देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को मित्रों। तो बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा यह 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसका? ग्राम कचहरी का गठन। चलिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों हमारा कि बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा टोटल बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं और इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया? तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमारा 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो याद रखिएगा आर्टिकल 153, मतलब कि अनुच्छेद 153। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि बिहार में नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था? तो याद रखिएगा 18 जिलों को स्थानांतरित किया गया था। अच्छा, याद रखिएगा कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस नाते मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। आप लिखिएगा 36 और फिर लिखिएगा उत्तर और फिर लिखिएगा झार, मतलब 36 से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को, और झारखंड से बिहार को ये आपका 15 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। ये कभी ना कभी पूछा जाता है, तो 36 उत्तर झार से आप इसे याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि जब बिहार से झारखंड अलग किया गया तो कितने जिलों को काट करके किया गया था? तो यह 18 जिलों को। ठीक है 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय है? तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर की बिहार दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो याद रखिएगा मित्रों कि पहले तो हिंदी है और दूसरा उर्दू है, और उर्दू 1984 में यहाँ शामिल किया गया। और यूपी का भी अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का भी, तो हिंदी और उर्दू 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप देखेंगे मित्रों कि वर्तमान में अगर हम देखें
तो भारत का चुनाव आयुक्त अगर हम देखें तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो यह सुनील अरोड़ा जी हो जाएंगे, जो कि 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। और याद रखिएगा कि जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो उसमें राजीव कुमार जी और सुशील चंद्रा जी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से हम कुछ फैक्ट को और जानते हैं कि अनुच्छेद 324 में आप देखेंगे तो निर्वाचन आयोग की बात होता है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या तो 65 वर्ष, जो पहले की आयु ये पूरा कर लें तो उतने में इनके रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं मित्रों। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें संघ लोक सेवा मतलब आयोग मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य दिलाएगा। ठीक है, अब लड़के इसमें राष्ट्रपति कर देते, गलत हो जाता। चलिए अब इससे बारे में हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है यूपीएससी के चेयरमैन को, तो यूपीएससी का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वो दिलाएगा। ठीक है, और उसके बाद से आप देखेंगे कि यूपीएससी में और भी अन्य सदस्य होते हैं, उनको जो ये यूपीएससी का अध्यक्ष चुना जाता है ये क्या करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आप देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और वर्तमान में अगर हम देखें तो अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। ठीक ना, किसके, यूपीएससी के अध्यक्ष। तो इतने सारे फैक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। ठीक है, सीधे आपसे कह रहा है कि नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, चलिए मतलब कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश इनमें से किसी आयोग ने नहीं कहा था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा कुछ जान जाते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो आप जेबीपी समिति देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड था। इसमें कौन कौन सदस्य थे पूछ लेता है, तो जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अच्छा धार आयोग देखेंगे तो यह भाषाई आधार पर 1948 में ये समिति गठित की गई थी और इसने कहा कि हम भाषाई आधार पे आप राज्यों का गठन करिए। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी क्षेत्र से अलग करके, क्या तेलुगु भाषी क्षेत्र बना करके पहला गठित राज्य बनाया गया था। ठीक है ना, भाषा के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। इसमें 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है। तो याद रखिएगा मित्रों कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन डी मतलब भाग, अब देखिए इसमें 14 ए मतलब 14 क, अगर हम कहें 14 क, थोड़ा रोमन अंक में कभी कभी सबको प्रॉब्लम हो जाती है, तो 14 क में अधिकरण के प्रावधानों की बात की गई है। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा इसमें मित्रों आर्टिकल 143। ठीक है, और 124 अगर आप देखेंगे तो यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। चलिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम कब लाया गया, तो यह 1971 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला 69 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो जापान है वो सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न अगर हम देखें मित्रों तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें केशवानंद भारती केस और भारतीय जीवन बीमा निगम वाद 1995 केस, इन दोनों में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। और याद रखिएगा किसमें नहीं माना था, तो बेरुबारी यूनियन वाद में नहीं माना था। ठीक है ना,
और जो मेनका गांधीवाद है तो आर्टिकल 21 से संबंधित है, ठीक है ना, कहीं भी आने जाने से संबंधित के अधिकार को जो दिलाई थी। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री कार्य करता है। चलिए 72 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आप ये देखेंगे इसका ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? तो याद रखिएगा निवास स्थान, मतलब कि बाकी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग की बात की गई है, लेकिन निवास स्थान की बात 15 में न करके आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता में यही एक्स्ट्रा एक बढ़ा दिया गया, बाकी 15 वाला ही है, ठीक है ना सारी चीज़ें। चलिए अब हम अगले प्रश्न अपने 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। तो 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए नहीं वाले में बड़ा कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन, आसान होता है तब भी। तो याद रखिएगा नहीं कौन सही नहीं है, तो पहला नहीं सही है। एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 75 नंबर प्रश्न पे अगर हम चलें तो 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा मित्रों कि बिहार में विधान परिषद है, उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में है और हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं, पहले 7 विधान परिषद थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से जम्मू कश्मीर वाला खत्म हो गया है, ठीक है ना, 2019 से। तो अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं? बिहार है, दूसरा आपका तेलंगाना है, तीसरा आपका देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, चौथा आपका यूपी है, पांचवा आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है, और छठा आपका कर्नाटक है। मतलब इन 6 राज्यों में क्या है कि विधान परिषद है। और ये भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 169 विधान परिषद के गठन का प्रावधान करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सचिवालय स्थित है? तो यह आपके बी पटना में स्थित है, याद रखिएगा। और ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहार का जो सचिवालय है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा जोसेफ म्यूनिंग्स, ठीक ना। मैं थोड़ा सा राइटिंग नहीं सही हो पा रही है, क्षमा चाहता हूँ, नाम बोल दे रहा हूँ, जोसेफ म्यूनिंग्स, आप देख लीजिएगा। इन्होंने सचिवालय का डिजाइन दिया था और है कहाँ? पटना में। 77 नंबर प्रश्न है मित्रों कि बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया जा चुका है। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं? तो यह ऑप्शन बी रेखा दोषित जी रही हैं। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि ये बिहार राज्य की बात कर रहा है, तो बिहार में 500 अधिकतम विधानसभा में सदस्यों की संख्या और न्यूनतम 60 विधानसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। चलिए 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है? तो मित्रों याद रखिएगा, अभी तक तो आप जान रहे थे कि कौन करता है आहूत बैठक, तो राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष, और वो ना रहे तो उसकी अनुपस्थिति में भी मैंने आपको बताया कौन कौन करता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ लिया कि कितनी बार ये किया गया, तो अब तक 3 बार हुआ है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि दहेज प्रतिषेध विधेयक जो 1960 में है तब हुआ था संयुक्त बैठक, दूसरा हुआ था बैंक सेवा आयोग जो कि 1977 में, और तीसरा था आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। मतलब ये 3 चीज़ों में, 3 विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 3 बार, ठीक है। और मैंने आपको पूरा बताया भी था कि जब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और वो नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और वो भी नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और राज्यसभा का सभापति भी अनुपस्थित है तो सदस्यों द्वारा वहाँ पे जो चुना गया सदस्य होगा वो क्या करेगा? उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा कि इस बैठक में एक
कोरम निर्धारित किया जाता है कि 1/10 भाग दोनों सदनों में से एक एक प्रत्येक सदन के सदस्यों की संख्या कोरम पूरा होना चाहिए, तभी ये बैठक मान्य होगी। ठीक है, और याद ये भी रखिएगा कि यह जो बैठक संयुक्त बैठक बुलाया जाता है ये सिर्फ साधारण या वित्त विधेयक से संबंधित में बुलाया जाता है, विधेयकों में, धन या संविधान संशोधक विधेयक में ये नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि एक मिनट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में 30 जो होते हैं सदस्य, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और इसी में सबसे अधिक संख्या इनकी होती है, सबसे अधिक संख्या समितियों में प्राक्कलन समिति होती है, और टोटल 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है। तो मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है तो आप देखेंगे तो संपत्ति के अधिकार को मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो हम इसे बताएंगे कि आयरलैंड से। और याद रखिएगा कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में शामिल हैं, ये भी पूछा जाता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि यह राष्ट्रपति के द्वारा। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रोटेम स्पीकर का पद बस शपथ तक ही होता है, उसके बाद से अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, जो भी नई लोकसभा जाती है बनकर, लोकसभा में जो भी नए सांसद बनकर के जाते हैं वो अपने में से वरिष्ठतम जो उस समय के सदस्य होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर शामिल करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक ना, और याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला करके फिर इसका पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है और फिर लोकसभा का अध्यक्ष भी चुन लिया गया होता है। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता अनुक्रम में सही है। ठीक है, तो आपसे सही जानना चाहा है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रपति। मतलब इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। चलिए अब एक बार मैं बोल दे रहा हूँ क्रम, आप उसे सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, फिर उसके बाद से क्रम में उपराष्ट्रपति आएगा, फिर उसके बाद से क्रम में प्रधानमंत्री आएगा, और फिर उसके बाद से क्रम में राज्यपाल आएगा, फिर उससे बाद क्रम में पूर्व राष्ट्रपति, और उसके बाद से उप प्रधानमंत्री, और उसके बाद से मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का पद बराबर का है। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया, उसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आपसे कैसे भी घुमा के देता आप इसे क्रम में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के मूल पाठ में नहीं था जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल ये शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है यह आर्टिकल 244(1) के तहत किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो यह टोटल 25 हैं, और याद रखिएगा कि 25वां जो लास्ट बना था ये आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है ना, ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया तो वर्ष 1946 में, और इसी में देखिएगा कि पहला सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया, और डिप्टी सीएम मतलब कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया, जिनका कार्य 1947 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत झा जी सही हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न 91 नंबर पे चलते हैं मित्रों।
91 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो अगर हम देखें तो यह उद्देश्य प्रस्ताव 1946 पर आधारित है। चलिए 92 नंबर प्रश्न अगर हम देखें मित्रों, तो यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है वह जारी किया जाता है। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन सी BR अम्बेडकर जी ने कहा था। चलिए 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया, जो कि संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि गांधीवादी आदर्शों पे अगर हम देखें नीति निर्देशक तत्व में, तो जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, मतलब कि ऑप्शन बी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है नशीले पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करना। ये दोनों गांधीवादी आदर्श पे आधारित हैं। तो मतलब ई ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो चलिए देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो ऑप्शन बी, मतलब कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो। ये गलत है। ठीक है ना, वह कहाँ का हो सदस्य होना चाहिए? राज्यसभा का। याद रखिए राज्यसभा का। ठीक है ना, बाकी का बाकी ऑप्शन सही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, आपस में ही देते हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है। तो यह भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए 99 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए आगे चलते हैं 100 नंबर प्रश्न पे, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। देखिए मैंने अभी 2 बार एक क्वेश्चन पीछे आया था, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मित्रों 101 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। तो ऑप्शन बी बांकीपुर में बुलाई गई थी, याद रखिएगा। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था। तो यह बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी थे, और इनको शॉर्ट फॉर्म में बिंदा बाबू भी कह के बुलाया जाता था। क्या? बिंदा बाबू। चलिए आगे चलते हैं 103 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब ये स्टेट राज्य के जो मतलब विधानसभा उसके प्रति बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 164 अनुच्छेद 164। ठीक है ना, राज्य विधानसभा किसके मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, 164 अनुच्छेद बोलता है। ठीक ना, 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन डी विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है। तो अगर हम देखें तो संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, बिल्कुल सही बात कह रहा है।
कुल सीटों में 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई, ये भी बात सही है। सी कह रहा है कि प्रांतों को सीटों का आवंटन उनकी संबंधी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ऑप्शन डी जो कह रहा है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया, यही गलत है, क्योंकि देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि वो जिसे चाहे उसे अपने तरफ से भेज सकते हैं, जबकि बाकी का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। तो अगला प्रश्न है 106 नंबर, और 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं करता है। मतलब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है, उससे संबंधित स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले नहीं की बात कर रहा है, तो अब इसमें हम हाँ देख लेंगे, ठीक है ना, कौन नहीं करता है। सबसे पहली बात, इसमें दो या अनुच्छेद 3 में ये कहा जाता है कि दो या अधिक राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के द्वारा, ये बात सही है। दूसरी चीज़, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने के लिए, ये भी बात सही है। और चौथा कह रहा है किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए, ये भी बात सही है। याद रखिएगा मित्रों, अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह दो राज्यों को एक में मिला के बड़ा कर सकता है, राज्यों को छोटा कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है और उन्हें अलग राज्य बना सकता है। ठीक है, तो इस नाते ई सही हो जाएगा, मतलब कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक ना, याद रखिएगा सब का सब सही है। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है। तो जूस सॉली के सिद्धांत से अगर हम देखेंगे तो नागरिकता संबंधित है। ठीक ना, ये एक सिद्धांत है, यहाँ पूछ लिया है। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बहुमत वाले दल का शासन, ये हमारे संसदीय सरकार की क्या है, विशेषता है। 109 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल 29 जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये गलत दिया हुआ है, बाकी सबका सब सही है। ठीक है, 110 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए जो कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। बी कह रहा है कि समय पर कर भुगतान करना, ये गलत है, ये नहीं है, जबकि इसको भी मौलिक कर्तव्य में शामिल करने की बात की गई थी लेकिन नहीं किया गया था। ठीक है, सी कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य का एक भाग है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऑप्शन डी कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि 11वां है। ठीक है, और याद रखिएगा कि 82वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। मतलब कि सिर्फ अगर हम देखें तो बी को छोड़ करके तीनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, चलिए देख लेते हैं। 111 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा किस में किया जा सकता है, तो जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई भी विषय है, जैसे जो हम संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची कहते हैं, उसमें हम बस विशेष बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 112 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से संघीय सरकार की कौन विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा कि कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी के सभी संघीय सरकार की विशेषताएं, मतलब कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा, कि मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं है, सब के सब सही हैं। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 263 में किया गया है। चलिए देखिए अगला कह रहा है 114 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अनुच्छेद 360 है, याद रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जो था ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को अत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट, ये 3 वीटो प्राप्त है, विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। ये वीटो सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्राप्त है, याद रखिएगा, विशेषित वीटो। बाकी भारत में बस 3, अत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। ठीक है, चलिए 116 नंबर प्रश्न अब हम देख लेते हैं मित्रों कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है।
तो याद रखिएगा संविधान के अनुसार पूछा है यहाँ क्वेश्चन। देखिए आपसे कंफ्यूज किया है कि अगर संविधान के अनुसार देखें तो प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी के द्वारा नहीं, अगर संविधान के अनुसार पूछे तो किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का चर्चा नहीं किया गया था, ठीक ना, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री को अगर हम देखें तो आर्टिकल 75 के तहत जब मंत्री परिषद जो बनते हैं उसमें से जिसको वो चाहते हैं तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन संविधान के अनुसार पूछेगा तो कोई नहीं, क्योंकि सब इस प्रधानमंत्री शब्द का वहाँ पे कोई वो मतलब ही नहीं था, शामिल ही नहीं किया गया था। 117 नंबर की अनुपाती न्याय से तात्पर्य है, तो याद रखिएगा मित्रों सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को जब हम मिला देते हैं तो यह अनुपाती न्याय बन जाता है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। चलिए 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए और हम देख लेते हैं यूएसए से और भी क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप सुन लीजिए। फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब का सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला 119 नंबर प्रश्न है कि छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में कौन उल्लेखित नहीं है। तो असम तो शामिल है, त्रिपुरा भी सही है, मेघालय भी सही है, मणिपुर नहीं है, इसके जगह आप कर लीजिएगा मिजोरम। मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में स्पेशल प्रावधान किया गया है। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसमें प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही है, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू ये भी सही है। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल न होकर के कौन होगा मित्रों, तो जेबी कृपलानी होंगे। कौन होंगे, जेबी कृपलानी। चलिए यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है उसे भी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष अगर पूछेगा, उसकी जो उप समिति थी तो इसके जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के एचसी मुखर्जी। ये याद रखिएगा आप लोग इतना, ठीक है। चलिए 121 नंबर प्रश्न पे अब हम चलते हैं अपने। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो मौलिक अधिकार है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न 122 नंबर की प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया भी था कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और ये फिर शपथ सबको दिलाने के बाद ये पद खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो आर्टिकल 123 के तहत। और याद रखिएगा कि आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है किसी भी टॉपिक पे, विधि संबंधित टॉपिक पे। बट राष्ट्रपति उसके परामर्श को माने या ना माने राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, ये भी याद रखिएगा। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है। तो याद रखिएगा मित्रों कि संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। चलिए यहाँ अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखेंगे तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा राज्यों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम देखें तो इसमें जो राष्ट्रपति के महाभियोग में लोग शामिल होते हैं वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भी शामिल होंगे और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी शामिल होंगे। बस राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग से क्या हो जाएंगे, विधानसभा और इन तीनों के मनोनीत सदस्य शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 125 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये गलत है। अनुच्छेद 14 में ग्राम पंचायत की बात किया गया है। सॉरी देखिए हम गलत बता दिया आप लोग को, सॉरी। अनुच्छेद जो 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। और याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं
तो 126 नंबर प्रश्न पे अब हम थोड़ा सा चलते हैं मित्रों। तो 126 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है तो अनुच्छेद 368 के तहत। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार, ये भी सही है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी की सभी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, मतलब कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 280। और याद रखिएगा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है तथा यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपसे यहाँ पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह जी हैं। कौन है? एन.के. सिंह जी। और इसका कार्यकाल 2020 से इस वित्त आयोग का 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 15वां चल रहा है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा कि दिनेश गोस्वामी समिति ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधार से। बाकी जो राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग समिति और एएमएम पुंछी आयोग समिति, ये सभी के सभी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। अब राजमन्नार समिति याद रखिएगा 1969 में गठित थी किया गया था। सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया और एमएम पुंछी आयोग 2007 में गठित किया गया। मतलब कि सिर्फ इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी तीनों केंद्र राज्य से संबंधित हैं। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 250 में वर्णित है। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 231 सही हो जाएगा। चलिए अब हम 132 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। तो 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद उल्लिखित है। तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 371 जी, जिसको हिंदी में 6 भी कहते हैं, 371 6, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये क से लेकर के काफ़ी लास्ट तक काफ़ी बड़े हैं और कलम ना हो पाने की वजह से मैं बस इसे बता नहीं रहा हूँ। तो इसे आप इंपॉर्टेंट समझ के देख लीजिएगा, कभी कभी मिलान करने को भी आ जाता है और आया हुआ है यूपीपीसीएस में भी कई बार। 133 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश वर्णित है। चलिए 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना। तो अगर हम देखें तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। और याद रखिएगा कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, ठीक है ना। चलिए इतना प्रश्न यहाँ से हमें देखना था। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि यह आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 136 नंबर कह रहा है मित्रों कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो कब तक बना रहता है। तो ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक। मतलब कि अगर किसी राज्य के विधानसभा का विघटन हो जाए तो उसका पुराना अध्यक्ष तब तक उस विधानसभा का अध्यक्ष बना रहेगा जब तक कि नई विधानसभा का अध्यक्ष नहीं मतलब कि पहली नई विधानसभा का पहला बैठक नहीं हो जाता, ठीक ना। चलिए 137 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सेक्रेटरी ऑफ जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होता है मित्रों। तो यह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। और याद रखिएगा कि सेक्रेटरी जनरल मतलब कि लोकसभा महासचिव का
कार्यकाल 60 वर्ष तक का होता है अपने पद पर, ठीक ना। चलिए आगे चलते। 138 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है। तो गोवा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, बाकी मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में ग्राम पंचायत नहीं है, उसकी अलग की अपनी स्वायत्त इकाइयाँ हैं, ठीक है, जो कि छठी अनुसूची में इनको मिलती हैं, ठीक ना, इनको अधिकार मिलते हैं। आपने देखा था। 139वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है। तो मित्रों याद रखिएगा कि अगर हम देखें तो पहले तो कौन होता है, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ये भारत की संचित निधि पे शामिल होता है। बी कह रहा है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन ये भी शामिल होता है। और सी कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते ये भी शामिल होते हैं। और डी कह रहा है उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते ये भी शामिल होते हैं। इस नाते इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, मतलब सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे कर रहा है 141 नंबर प्रश्न कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो याद रखिएगा कि इसके भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य में अगर हम देखें तो पहला सही हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानमंडल के सभी को चुनाव करवाना, सही है। बी कह रहा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हेतु चुनाव करवाना, ये भी सही है। सी कह रहा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना की संस्तुति करना, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन हर हाल में राज्यपाल संस्तुति करता है। कौन करता है, राज्यपाल। और चौथा ऑप्शन करा निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य का निरीक्षण और निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी सही है। मतलब कि ऑप्शन सी को छोड़ करके बाकी ए, बी और डी तीनों के तीनों सही, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए 142 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों हमारा कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कह रहा है कि सिंधी को किसके तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा सिंधी भाषा, सबसे पहले तो आप याद रखिए 8वीं अनुसूची 22 भाषा से संबंधित है और इसमें पूछ रहा है सिंधी भाषा जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो याद रखिएगा मित्रों कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। याद रखिएगा कि मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं ही शामिल थीं, 21वें में सिंधी को जोड़ा गया। और याद रखिएगा कि जब 71वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। और जब आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया तो इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली को किया गया और टोटल 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, याद रखिएगा। 143 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विषय में सही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है इसके प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष पर समाप्त होते रहते हैं कार्यकाल, तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। और सी कह रहा है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये भी गलत कह रहा है। और डी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा, इस नाते ऑप्शन ई सही हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर आर्टिकल आपको याद रखना है तो सरला याद रख लीजिएगा, सरला। स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। ये सीधा सीधा सरला याद रखिएगा, ठीक ना, ट्रिक। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा 1 जो है ये समवर्ती सूची है, मतलब इस पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची न होकर के ये कौन सी सूची है, संघ सूची है। और डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची है, ठीक है। तो यहाँ से ये सही हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि 146 नंबर प्रश्न है,
146 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित कभी भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, इस मूल अधिकार को। 147 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए 148 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो याद रखिएगा, संसद द्वारा नहीं, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ये भी नहीं सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। मतलब कि मंत्रिपरिषद जब संस्तुति उस राज्य का करेगा तो वहाँ सॉरी ये भी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। राज्य की विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाएगा, याद रखिएगा। और बिहार में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75, जिसमें 12 क्या है? मनोनीत हैं। चलिए 149 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, जो सामान्य नागरिक संहिता था ये नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, बाकी मतलब इसको नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना, सामान्य नागरिक संहिता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 150 नंबर प्रश्न जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं। तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो इस नाते इसमें ऑप्शन ई इन्होंने दिया है, और ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था, बाकी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, तभी तक मैंने आंसर नहीं देखा था इसका। तो अभी मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानकारी इकट्ठा कर, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। लेकिन इसने दृष्टि ने ऑप्शन ई को दिया है कि ऑप्शन ई सही है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो मित्रों यहीं पे हमारा आज दृष्टि का जो कि तीसरा टेस्ट सीरीज था, जो कि पॉलिटिक्स के 150 प्रश्न थे, उससे रिलेटेड ख़त्म हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, तो इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और आप मेरा उत्साह बनाए रखिए। मैं रात के 2-3 बज रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ताकि आप लोगों का बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो मित्रों कभी भी व्यूज़ पे मत जाइएगा। अगर आपको मेरे व्यूज ही देखने हैं तो आप यूपीपीसीएस मेंस फर्स्ट का सिलेबस देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस देखिए, उस पर काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब मेरे कंटेंट पे आप बस भरोसा रखिएगा, और मैं पूर्ण प्रयास करता हूं कि आप लोगों को कहीं पे भी गलत कंटेंट प्रोवाइड ना करूं। अगर कहीं पे भी, मैं भी मनुष्य हूं, अगर मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, छोटा भाई हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा कि यहाँ पर गलत है या यहाँ नहीं, जो भी सारी कमियाँ हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मतलब कि अपना एक आशीर्वाद बनाए रखिए। तो ओके, थैंक यू। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए।